हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, इस पर हमने बात करी थी और इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 आई थिंक तक हमने अपलोड कर दिया था। ये पार्ट 3 आएगा और इसमें हम कुछ टॉपिक समझेंगे इस चैप्टर के, जो कि आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे, जो कि 3 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो वेलकम टू ओपन एजुकेशन। ठीक है, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ठीक है, कुछ टॉपिक के साथ। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि हमें पढ़ना क्या है, और इसको पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। 5 मिनट में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में मैंने आपको अल-बरूनी के बारे में बताया था कि जो अल-बरूनी ने भारत के जाति व्यवस्था को देखा भारत के समाज में, और उसकी तुलना उसने फारस के समाज से करी थी। उसने तुलना वहाँ पे भी उसने 4 वर्ग बताए थे, वो देखा था हमने। और इब्न बतूता के बारे में जाना था कि इब्न बतूता कौन था, कहाँ से आया, कौन सी पुस्तक लिखी इसने, ये जाना था। इब्न बतूता के डाक व्यवस्था पर विचार क्या थे, वो मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो दिल्ली आया था, जब उस समय तुगलक का शासन था, और उस समय डाक व्यवस्था किस तरह काम कर रही थी उसके बारे में बताता है। और दास व्यवस्था के बारे में बताता है उस समय वो, कि दास व्यवस्था उस समय भारत में चल रही थी। ठीक है, तो वो बताता है कि दासों की क्या क्या उपयोगिता थी, दास क्या से क्या क्या काम लिया जाता था सुल्तानों द्वारा। तो ये हमने उसमें चर्चा की थी। तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि ये पार्ट तभी थोड़ा समझ में आएगा, आगे का पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले है ये वाला, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों का वर्णन। ये पेपर में आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, क्योंकि इब्न बतूता भारत जब आया तो उसने भारत के विभिन्न जगहों पर घूम घूम के उसने देखा, और दिल्ली को उसने विशेषकर ढंग से देखा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ के सुल्तान थे, और उन्होंने उसको काजी पद पर भी नियुक्त किया था, न्यायाधीश बना दिया था उसको। तो दिल्ली के बारे में वो बताता है। फिर दौलताबाद के बारे में जिक्र करेगा, थोड़ा देखेंगे उसने बाज़ारों के बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो उसका जिक्र करेंगे अभी हम। ये पेपर में आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपसे एग्जाम में, कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों का वर्णन करिए। ठीक है, तो शहर उसने बताया, शहर कैसे थे भारत के। और दूसरा जो टॉपिक है उसमें पूछ रहा है कि बतूता के वृतांत, इब्न बतूता जो था उसके वृतांत थे जो के द्वारा शहरों की समृद्धि का क्या कारण था। वृतांत का मतलब है कि उसने भारत में यात्रा करी और भारत में उसने क्या क्या देखा, उसने जो भी देखा भारत के बारे में, उसने उन चीज़ों को अपनी किताब में लिखा, रिहला में। तो उस प्रक्रिया को पूरे को हमने वृतांत कहा है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो बतूता के वृतांत हो या उसकी पुस्तक हो, उसमें हमें शहरों की समृद्धि का वर्णन कैसे मिलता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमें बताना भी है कि शहरों की समृद्धि क्यों थी। समृद्धि माने इतने शहर जो थे अमीर क्यों थे, इतने प्रॉस्पिरियस एक सब चलता है समृद्धि के लिए, वो क्यों था, वो भी देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये भी 3 नंबर का आ सकता है। साथ साथ मैं बताते हुए भी चल रहा हूँ आपको कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये आए भी हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो इब्न बतूता यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है, दूसरा यात्री था जो इस पुस्तक का महत्वपूर्ण। तीसरा यात्री फिर शुरू होगा, जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर ने पूरब और पश्चिम की तुलना करी है, इसको भी समझेंगे। पूरब के क्या मायने हैं उसके लिए, पश्चिम के क्या मायने हैं उसके लिए, उसने भारत के बारे में क्या बोला, वो भी हम जानेंगे। और फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ, ठीक है, या पुस्तक, ग्रंथ कह सकते हैं या पुस्तक का नाम क्या था, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, ये भी 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर बर्नियर के विचार। भूमि स्वामित्व के बारे में जब भारत में वो रहा बहुत समय तक, तो उसने भारत के बारे में लिखा है, भारत के भूमि स्वामित्व के बारे में बताया कि भूमि पर मालिकाना हक किसका होता था, कृषक का होता था कि मुगल सम्राट सारी भूमि रख लेता था अपने पास। ठीक है, वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू था, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों का वर्णन कीजिए। हमें बताना भारतीय शहरों के बारे में उसने क्या कहा। तो आप इसका उत्तर सीधा पॉइंट नहीं शुरू कर देंगे, तो आप लिखना कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों का वर्णन कुछ इस प्रकार है, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे उसने इब्न बतूता के अनुसार शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी। वो बोलता है कि जो शहर थे भारत के, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होती थी, वहाँ पे जो सड़कें थी वो बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत भरी हुई थी सड़कें। ठीक है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया है पॉइंट्स को सारे, क्योंकि मेरे पे जगह का अभाव है। लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखें तो पॉइंट्स को सीधा लिखें ऐसे। ठीक है, पॉइंट्स को आपको ऐसे लिखना है, ऐसे वर्टिकल सीधा, एक एक नंबर पॉइंट डाल के। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं लिखना है आपको,
क्योंकि इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। आप वर्टिकल लिखें, सी ऐसे करके, ऐसे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता के अनुसार चमक दमक वाले रंगीन बाजार और थे जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। फिर बताता है इब्न बतूता कि यहाँ के जो बाजार थे वो बताता रंगीन वगैरह थे। कहने का मतलब है कि हर तरह के सामान था यहाँ पर और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। मतलब बाजार होंगे तो वस्तुएं होंगी। तो बता रहा है यहाँ के जो बाजारों में वस्तुएं बहुत सारी हुआ करती थी, बहुत विशेष प्रकार की। और फिर आगे बोलता है वो कि दिल्ली सबसे बड़ा शहर था उसके हिसाब से, ठीक है। वो पूरे इसलिए बता रहा है क्योंकि वो घूमा है पूरे भारत में, इसलिए बता पा रहा है कि कौन सा शहर ज़्यादा बड़ा है, कौन सा कैसा बड़ा है। बड़ा किस आधार पर है? दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, आबादी विशाल थी। आबादी के स्तर पर बोल रहा है वो, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। कि आबादी में दिल्ली सबसे बड़ा था और दूसरा शहर था बड़ा, वो कौन था? दौलताबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से किसको कहा है एक नंबर में? तो दिल्ली को कहा है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा शहर उसने किसको कहा है? वो कहा है दौलताबाद को। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा दौलताबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के तौर पे, याद रखना। और हर चैप्टर से 2-2 एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में, कम से कम, ध्यान रखना, इसलिए है ना। तो साथ साथ मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान रखना एक एक पॉइंट पर। आगे जो पॉइंट है उसमें है कि अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद थी। जो बाजार होते हैं आज की डेट में भी देखोगे बाजार वगैरह हो रहे हैं, जो उधर मस्जिद भी होती है, उधर भी मस्जिद थी। क्योंकि मैंने बताया कि इस्लाम का आगमन भारत में हो चुका था, तो उत्तर भारत में मस्जिदें वगैरह देखने को मिल रही हैं। और मंदिर भी थे साथ साथ। और उन मंदिरों में और या कुछ विशेष स्थान पर नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के लिए स्थान निश्चित किए गए थे। यानी कि कुछ ऐसी जगहें भी बनाई गई थी जहाँ पे नर्तक थे वो नाच गाना करते थे, संगीतकार संगीत बजाते थे, ठीक है। और जो गायक थे वो गाना वगैरह बजाना कर रहे हैं। तो ये भी हो रहा है बाजारों के अंदर। तो ये सारा वर्णन इब्न बतूता ने कहा है, ठीक है। और अंत में आप लिख देना कि इस प्रकार हम जान सकते हैं कि भारतीय शहरों के बारे में क्या कहा था इब्न बतूता ने, ठीक है। तो याद रखना दिल्ली और दौलताबाद 2 शहरों की उसने सबसे महत्वपूर्ण माना भारत में, उनकी विशेष बात करी उसने। अगला पॉइंट, इब्न बतूता के वृत्तांत के द्वारा शहरों की समृद्धि का वर्णन करो, ठीक है। शहरों की समृद्धि क्यों हो गई थी? अब वो बता रहा है, इब्न बतूता बताता है कि शहर जो थे तो समृद्ध क्यों थे। इतिहासकार बताते हैं कि बतूता के वृत्तांत में ऐसा क्या देखने को मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि शहर समृद्ध हो गए। समृद्ध माने अमीर हो गए शहर, गांव की बात नहीं कर रहा, शहरों की। शहर अमीर हो गए, ठीक है। तो देखते हैं क्यों अमीर हो गए, किसके दम पर अमीर हो गए शहर। तो इसका उत्तर आप शुरू करेंगे कि इब्न बतूता के वृत्तांत के द्वारा शहरों की समृद्धि का वर्णन निम्नलिखित है। एक से ज्यादा पॉइंट हो तो निम्नलिखित है, उसी में से क्वेश्चन में से ही थोड़ा सा आप यूज कर लोगे कंटेंट जो है। बतूता के वृत्तांत के द्वारा शहरों की समृद्धि का वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। फिर आओगे नंबर 1 पॉइंट पे, क्योंकि बोर्ड पे मैं सब कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। बोर्ड पे लिमिट है, इसलिए सब कुछ मैं उसमें लिख नहीं सकता। तो पहला पॉइंट है शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता था। यह महत्वपूर्ण लाइन है, थोड़ा ध्यान देना कि शहर जो था अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव के अधिशेष के अधिग्रहण से ग्रहण करता था। कहने का मतलब है गांव में जो सरप्लस हो रही है, अधिशेष का माने होता है सरप्लस, गांव में जो फसल ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा गांव वाले उत्पादन कर रहे हैं, तो शहर क्या करता था, उनकी बहुत बड़ा भाग उनकी फसल का या जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं उसका अपने पास रख लेता था शहर। यानी कि गांव में कुछ भी अधिशेष हो रही है, कोई भी फसल वगैरह का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उसको अधिशेष के तौर पर शहर अपने पास रख लेता था, ठीक है। इसीलिए शहर की संपत्ति बढ़ेगी। भाई गांव का जो सामान है तुम शहर में ले आ रहे हो, जैसे एग्जांपल लो, जैसे झारखंड वगैरह है, वहाँ पे कोयला वगैरह बहुत होता है, ठीक है। तो वहाँ का कोयला आप निकाल कर कहीं और ले जाओगे दूसरे राज्यों में, तो दूसरे राज्य अमीर होंगे ना, दूसरे राज्यों में चीज़ें अच्छी होंगी, उस राज्य की तो चीज़ें खराब हो गई ना वहाँ की। जहाँ से जो चीज़ निकल रही है उसका उपयोग वहीं करना चाहिए ना, वहीं पर लगाओ उसका काम सारा। लेकिन आप कहीं और निकाल के ले जा रहे हैं। तो यही हो रहा है इधर भी कि गाँव में जो उत्पादन हो रहा है, जो गाँव के जो मेहनतकश जो किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं, फसलें वगैरह उगा रहे हैं, तो उनकी सारी मेहनत है, जो मेहनत की कमाई वगैरह है, जो कह सकते हो बड़ा भाग जो अधिशेष है, अधिशेष को सरप्लस कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा उगा ले रहे हैं वो सारा ले जा रहा है शहर, ठीक है। इसलिए शहर संपत्तिशाली हो रहे हैं और शहरों की समृद्धि बढ़ रही है। गाँव के दम पर शहर अमीर हो रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और गाँव वही निर्धन रह जा रहे हैं, शहर चमक रहे हैं, चमक दमक हो रही है शहरों में। तो याद रखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, भारतीय मिट्टी का उपजाऊ होना। इब्न बतूता दूसरा पॉइंट बोलता है कि शहर समृद्ध इसलिए है क्योंकि भारत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है।
ठीक है। और उपजाऊ होगी मिट्टी तो क्या होगा, कृषि अधिक उत्पादनकारी होगी। जो कृषि होगी, जहाँ खेती होगी, वो अधिक उत्पादन किया जा सकता है वहाँ पर। जब अधिक उत्पादन वहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है कि शहरों को भी उसका लाभ मिलेगा, तो शहरों को उसका लाभ मिल रहा है। गांव कुछ भी उत्पादन वगैरह कर रहे हैं, गांव कुछ भी अपना अच्छा कर रहे हैं, उसको शहर ले जा रहा है अपने पास, ठीक है। तो शहरों में उसका यूज़ हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मिट्टी उपजाऊ थी इसलिए 2 फसलें उगाना वर्ष में संभव था, ठीक है। मिट्टी भारत की अच्छी मानी गई है। अल-बरूनी ने भी इसका जिक्र किया था कि जो भारत की जिसने मिट्टी देखी, भारत की जो कृषि देखी, उसे बहुत अच्छी लगी, उसे उत्पादनकारी थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी। अब ज़्यादा फसलें उगाई जाएंगी तो बेची जाएंगी फसलें, जब बेची जाएंगी तो क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, मिट्टी उपजाऊ होना कितना फायदा होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, भारतीय माल अर्थात कपड़ा, रेशम, महीम, मलमल की मांग थी। कहाँ पर मांग थी, मध्य एशिया में मांग थी और दक्षिण पूर्व एशिया में मांग थी। कहने का मतलब है जो भारत का जो माल था, कपड़ा तो हो गया, जैसे रेशम हो गया, महीम मलमल हो गया। महीम माने होता है बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, मलमल कपड़ा होता है ये भी, ठीक है। और की मांग जो थी दक्षिण मध्य एशिया में थी। मध्य एशिया कौन सा हो गया, मिडिल ईस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है, जो आज की डेट में ये है, ये वाला एरिया जो उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह, ये जो एरिया इधर मांग थी। और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मांग थी। दक्षिण पूर्व एशिया हो गया जो आसियान वाला आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, है ना, वहाँ पर भी आसियान के जो देश हैं वहाँ तक भारत के कपड़े की मांग थी। अब मांग होगी तो उस रूप में आपूर्ति की जाएगी। डिमांड और सप्लाई का चक्कर जो होता है, जो चक्का होता है, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे चारों कारण थे जिसके कारण शहर जो थे समृद्ध हो रहे थे, ठीक है। तो ये चारों कारण आप लिखेंगे और अंत में एक लाइन लिख देंगे निष्कर्ष के तौर पर कि इन सभी कारणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि शहर क्यों समृद्ध हो रहे थे। तो यही बताता है इब्न बतूता भी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब तीसरा क्वेश्चन, अब इब्न बतूता खत्म हो गया। इब्न बतूता पे हमने चर्चा कर ली, 4-5 क्वेश्चन मैंने इस पे पढ़ा दिए, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब नया जो है यात्री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब नया यात्री आ रहा है तीसरा, जो इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बर्नियर पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बर्नियर कौन था, ये मैंने ये लिखना भूल गया, लेकिन मैं बता देता हूं आपको ऐसे ही। बर्नियर जो था, ठीक है, ये 17वीं सदी में आया था। बर्नियर कब आया था, ये 17वीं सदी में, ठीक है, ये याद रखना डेट, 17वीं सदी में आया था। और जब ये भारत में आया था उस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, ठीक है, मुगल काल चल रहा था। और मुगल काल के जो बादशाह थे उस समय वो थे शाहजहां। तो शाहजहां के काल में आया था ये, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के काल में आया था। और शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिको, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। जो 17वीं सदी में जो शाहजहां थे उनके बड़े बेटे दारा शिको की सेवा में आया था बर्नियर, एज अ चिकित्सक के रूप में आया था ये, ठीक है। और इस समय में काफ़ी ये रहा और इसने भारत के समाज को देखा, भारत की मिट्टी पे बात करेगा, यहाँ के मजदूरों पे बात करेगा, ठीक है, और भी चीज़ें बात करेगा यहाँ पर। तो कहाँ से आया था बर्नियर आया था फ्रांस से। इसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर पूरा, ठीक है। तो पेपर में हो सकता है फ्रांसवा ना दे, बोल दे बर्नियर कहाँ से आया था बताओ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, है ना, कुछ भी दे दे एग्जाम्पल। तो आपको पहचानना है कि बर्नियर जो था वो आया था फ्रांस से। 17वीं सदी में शाहजहां के काल में दारा शिको, शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा शिको की सेवा में आया था ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि पूरब और पश्चिम की तुलना इसने किस प्रकार करी। पूरब का मतलब क्या है इसके अनुसार, पश्चिम का मतलब क्या है इसके अनुसार, वो देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले पूरब की बात करी बर्नियर ने। पूरब में वो किसे रखता है, भारत को रखता है। जो भारत है, आप फ्रांस को जब मैप में देखेंगे तो फ्रांस और भारत की को जब आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरब में पड़ता है भारत, फ्रांस के, ठीक है। जो पूरब हो गया। और पश्चिम में हम यूरोप को रखते हैं, ठीक है। यूरोप को, अमेरिका को हम पश्चिम में कहते हैं क्योंकि भारत के वो पश्चिम में है, ठीक है। और फ्रांस यूरोप का एक देश है जैसा आप जानते ही हैं। और बर्नियर ने भारत की स्थिति को, यूरोप को भारत की तुलना में श्रेष्ठ बताया, ठीक है। फ्रांस और बर्नियर भारत में जो भी देखेगा, चाहे किसान की बात करे, चाहे कृषि की बात करे, यहाँ के मजदूरों की बात करे, ठीक है, यहाँ के बादशाहों की बात करे, राजाओं की बात करे, तो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ का किसान हमेशा जो है उसकी स्थिति बेकार है, खराब है, ठीक है। और जबकि फ्रांस में जो किसान है, फ्रांस में जो फ्रांस की जो कृषि है वो अच्छी है, उन्नत है,
और जबकि भारत की जो कृषि है, किसान है, उनकी स्थिति दयनीय है, खराब है। जितने भी आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करना है वो कर सकते हैं। तो बर्नियर कि वृत्तांत में ये थोड़ा हमें 22पना देखने को मिलता है। 22पना ये अलग शब्द हो गया थोड़ा। 22पना का मतलब है थोड़ा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह माने जो अपनी चीज है उसे वो अच्छा बताता है और दूसरे जो भारत की जो चीज है उसको खराब बताता है वो, ठीक है। फैक्ट्स के बेसिस पर वो एनालाइज नहीं करता उसको, यानी कि जो देखता है वैसा नहीं बताता है। अगर अच्छी भी चीज कुछ हो रही होगी तो उसे वो खराब बताएगा। यूरोप की तुलना में, फ्रांस की तुलना में कहेगा कि भारत में जो किसान है वो बेकार है, फ्रांस का किसान अच्छा है, ठीक है। भारत की मिट्टी खराब है, फ्रांस में अच्छी है, ठीक है। यहाँ के राजा ज़्यादा शोषण करते हैं जनता का, प्रजा का, वहाँ के जो राजा वगैरह हैं वो कम शोषण कर रहे हैं, ऐसे बातें करेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो कुछ जब भी बर्नियर को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। किसानों के बारे में, कृषि के बारे में जो ये बातें कर रहा है, जो ये टिप्पणियाँ कर रहा है, वो इसकी सदैव नकारात्मक रहेंगी ज़्यादातर। हालांकि ये नहीं है कि इसने जो भी बातें करी हैं सारी नकारात्मक है, कुछ अच्छी बात भी करेगा। जैसे भारत में सती प्रथा के बारे में बात करेगा जो कि सच है, ठीक है। एक उदाहरण देगा कि एक लड़की को जलाया जा रहा था वगैरह वगैरह, लाहौर का एग्जाम्पल देता है, ठीक है। कुछ बातें ये ठीक भी करता है। बाकी जो इसकी ज़्यादातर बातें हैं वो हमेशा भारत को क्या करेगा, ये निम्न स्थिति में रखने की कोशिश करेगा और जो फ्रांस को उच्च स्थिति में दिखाने का प्रयास करेगा हमेशा, क्योंकि फ्रांस से आता है ना ये, और हर व्यक्ति अपनी जो चीज़ होती है उसको अच्छा ही बताता है ना वो। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो वो इसके वृत्तांतों में, इसकी राइटिंग्स में, इसकी किताबों में हमें देखने को मिलता है। फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ, पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक याद रखना, 1 नंबर की आ सकती है एग्जाम में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर में आया था ये, जब मुगल यहाँ पर साम्राज्य था भारत में, तब इसने यात्रा करी थी, शाहजहां के काल में आया था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके काल में आया था? शाहजहां के। और शाहजहां के किस बेटे के सेवा में आया था? दारा शिकोह। औरंगजेब नहीं, दारा शिकोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा। भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर बर्नियर के विचार, भूमि को लेकर, ठीक है। भूमि पे का मालिक कौन था, किसान था या कौन था, उसके बारे में बात करता है, देख लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है लंबा चौड़ा, तो इस पर भी ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर। बर्नियर के अनुसार निजी स्वामित्व का अभाव था। भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था, ठीक है। निजी स्वामित्व नहीं था भारत में। ये बोलता है कि भारत में जो भूमि है उसका निजी स्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। कहने का मतलब है मुगल सम्राट सारी भूमि रख लेता था। इसके अनुसार कह सकते हैं सारा जो भूमि थी, सारी भूमि थी, वो मुगल सम्राट के अंतर्गत आती थी, उसके अधीन थी। और जो व्यक्तिगत जो किसान था उसके पास कुछ नहीं थी भूमि। तो ये ऐसा मान रहे हैं ये कौन? बर्नियर। अगला, और अमीरों के बीच बांटता था वो भूमि। कौन? मुगल सम्राट अपने अमीरों के बीच भूमि बांट देता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी में ये सारे पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स हैं, इसको आप डिटेल में लिखते जाना। और अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे इसके। किसके? इसके अनुसार कि जो भूमि थी वो अमीरों के बीच बांटता था, किसानों की भूमि नहीं थी, इसलिए जब किसानों की भूमि नहीं होगी तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे अपने खेतों में, और अर्थव्यवस्था वगैरह बढ़ेगी नहीं अच्छे से, और समाज के लिए अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और जो भूधारक थे अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है। जो भूधारक थे वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है। ये भी बता रहा, जिसकी अगर भूमि है भी कुछ की तो वो अपनी भूमि जो है बच्चों को नहीं दे सकता था। उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते थे भूधारक, इसलिए क्योंकि जब मुझे पता है, मैं किसान हूं अगर, या आप किसान हैं, आपको पता है आपकी ज़मीन है ही है नहीं वो, ठीक है, तो आप उस पर काम कर रहे हैं इसके अनुसार, बर्नियर के अनुसार, तो आप उस ज़मीन पर अच्छे से काम नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं कितना भी काम कर लूँ मेरी ज़मीन तो है ही नहीं, है ना, बदले मुझे मजदूरी वगैरह जो भी मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ज़मीन तो किसी और की है, फसल तो किसी और की है, तो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करेगा। जब अपनी चीज़ों की बात आती है तो व्यक्ति अच्छे से काम करता है। तो ये बताना चाह रहा है। उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहते थे, किसानों का शोषण होता गया, ठीक है, और कृषि का विनाश होने लग गया इसके हिसाब से। और भारतीय समाज दरिद्र लोगों के जनसमूह के रूप में इसने पहचाना, और इसने कहा कि जो भारतीय समाज है दरिद्र लोगों का समाज है, वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, किसानों की स्थिति दयनीय है। तो ऐसी बातें कर रहा है भारत के बारे में। और एक और अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग, दूसरी और निर्धन वर्ग थे। और ये बोलता है कि 2 तरह के वर्ग बन गए हैं भारत में, एक तरफ है अमीर और शक्तिशाली वर्ग और दूसरी ओर है निर्धन वर्ग। तो इसकी बात करता है ये। तो इस तरह ये बता रहा है भारत के बारे में, भूमि स्वामित्व के बारे में, ठीक है। और आगे थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ गई, तो आगे और पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि जो भारत की जो हवा वगैरह है वो दूषित हो गई है, ठीक है, किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई है, किसान जो हैं मर रहे हैं, राजा जो है परवाह नहीं कर रहा है उनकी,
ठीक है, सारी ज़मीनें राजा के पक्ष नियंत्रण में है, ठीक है, किसान कुछ भी कर ले उसको ज़मीन नहीं मिलनी है, ये सब बातें कर रहा है वो इसमें, ठीक है। और किसानों की स्थिति फिर से मैं अगेन कह रहा हूँ वो दयनीय बता रहा है, गरीबी से ग्रस्त हैं किसान, ठीक है, और अपनी दुखों का कारण उनका बन रहा है वो चीज़ें। तो ये सारी बातें फ्रांसवा बर्नियर करता है, ठीक है। अब लेकिन इसने जो बातें कर दी भारतीय किसान के बारे में, इतनी गलत बात बोल दी इसने, दयनीय बता दिया, भुखमरी से ग्रस्त है, ये सब बातें कर रहा है, ठीक है। कहता है राजा जो है, कहता है कि राजा जो है क्रूर लोगों का राजा है, ठीक है, भिखारियों का राजा है, किसानों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई है, ऐसी बातें कर रहा है। तो इसकी सारी बातें सत्य नहीं है। जब ये लिखने के बाद सारे पॉइंट्स एंड में हम लिखेंगे कि ये जो भी बर्नियर ने जो बातें बोली हैं उसमें पूर्णता सच्चाई नहीं है, कुछ जो है सच्चाई से परे हैं। जैसे अबुल फजल, आगे पढ़ेंगे जब, अकबर के एक जो कवि थे, लेखक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा वगैरह लिखी थी, तो उसने भी इस बात को बताया था कि जो बादशाह वगैरह थे तो उन्होंने भी मतलब किसानों के बारे में इतना बुरा हाल नहीं था, ये बताते हैं उसमें भी, हो किसानों की स्थिति ठीक थी, अच्छी थी, ठीक है, इतना बुरा हाल नहीं था जो बर्नियर बता रहे हैं, ठीक है। और भी हमें देखने को मिलते हैं इस समय में, मुगल समय में, शाहजहाँ के समय में जो कुछ दस्तावेज वगैरह लिखे गए, जो किताबें वगैरह लिखी गई, उसमें ये बताते हैं, पता चलता है कि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ख़राब नहीं थी जो बर्नियर जिसका चित्रण कर रहा है, ठीक है। बर्नियर का जो चित्रण है किसानों को लेकर, कृषि को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह का मतलब है पहले से इसने ये मान के चल रहा है कि जो भारत का जो स्थिति है उसे बेकार दिखाना है, उसे ख़राब दिखाना है, उसे थोड़ी सी ख़राब होगी अगर तो इतनी बड़ी दिखा रहा है वो ख़राब, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये वाली बात थी इस बारे में, थोड़ा भूमि स्वामित्व के बारे में थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, बाकी जो मैंने बताया आगे वही था जो मैंने आपको बोल के बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इसमें ये सारे टॉपिक हो ही गए। तो एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए देखा, पार्ट 3 है ये। बतूता के अनुसार भारतीय शहरों का वर्णन मैंने बताया, शहर जो थी सड़कें थी, उसमें चमक दमक रंगीन बाजार थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, दिल्ली सबसे बड़ा शहर था, फिर दौलताबाद था, नर्तक संगीतकार गायक वगैरह अपना प्रदर्शन दिखाते थे। बतूता के वृत्तांत के द्वारा शहरों की समृद्धि का वर्णन क्या था बता दिया। शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता था, ठीक है। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, ठीक है। भारतीय मिट्टी का उपजाऊ होना, कृषि अधिक उत्पादनकारी थी भारत की कृषि अच्छी रही है क्योंकि मिट्टी अच्छी रही है भारत की, और मिट्टी उपजाऊ थी, 2 फसलें उगाना वर्ष में, ठीक है। बतूता देखो क्या बता रहा है, मिट्टी के बारे में अच्छा बता रहा है, कृषि के बारे में अच्छा बता रहा है, लेकिन जो बर्नियर है वो गलत बताएगा, गलत चित्रण बताएगा, देगा, ठीक है। इब्न बतूता ने जो देखा उसने सो कहा, ठीक है। वो बाइस नहीं था, पूर्वाग्रह नहीं था उसके मन में, उसे जो दिखता था वो वैसे बोलता था, अच्छा दिखेगा अच्छा बताएगा, गलत दिखेगा गलत दिखाएगा, ठीक है। लेकिन बर्नियर ने कोशिश करी कि पश्चिम को अच्छा दिखाया जाए, यानी कि फ्रांस को अच्छा दिखाया जाए और भारत को खराब दिखाया जाए। तो इस माइंडसेट से बर्नियर लिख रहा था, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। सारी चीज़ों में नहीं बोल रहा हूँ मैं बर्नियर की, कुछ चीज़ें बर्नियर की बहुत अच्छी भी नहीं है, जैसे सती प्रथा वगैरह का चित्रण करता है उसके बारे में बताता है, और भी चीज़ें बताता है। मजदूरों के यहाँ पे जो बहुत सारे दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, उनकी स्थिति बताता है, वो भी ठीक थी उसकी। लेकिन जो कृषि के बारे में बात करता है, किसानों के बारे में, उसमें वाइट आउट होता है हमको, ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा हो गया, मिट्टी जो थी उपजाऊ थी, 2 फसलें उगाते थे वर्ष में। भारतीय माल अर्थात कपड़ा, रेशम, महीम, मलमल की मांग थी। मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी थी। पूर्व व पश्चिम की तुलना मैंने करके आपको बताई। 17वीं सदी में शाहजहाँ दाराशिकों के समय आया। भारत, पश्चिम यूरोप, फ्रांस यूरोप का एक देश है। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप को भारत की तुलना में श्रेष्ठ बताया, यूरोप को श्रेष्ठ बताया, भारत को निकृष्ट बताया, ठीक है। फ्रांस और बर्नियर का जो पुस्तक थी होती ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये हमने देखी। भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर बर्नियर के विचार थे कि भूमि का मालिकाना हक किसके पास था असल में, ठीक है, मुगल सम्राट के पास था या फिर किसानों के पास था। और उसके बाद उसने नकारात्मक टिप्पणियां करी भारतीय कृषि के बारे में, भारत के किसानों के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो ये है आप इसका आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उसे हम इंप्रूव कर सकें, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव जैसी फीडबैक देनी है दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये था, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ भेजिए, ठीक है, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सबको इसका फायदा मिल सके, सब अच्छा से एग्जाम अपना लिख सकें, अपनी समझ को विकसित कर सकें। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।